देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, हम उस फैसले की कदर करते हैं। और जो एक अधिकार रहता है, एक व्यक्ति का जो अधिकार रहता है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो जनता की ताकत हमें मिली है, उसको ताकत को सही दिशा में चलाना, जनता के लिए खरा उतरना। इस कड़ी में जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ और हमारी लीगल टीम जो है, मेरे यहाँ पे एक काबिल वकील जो देवेन खन्ना है, पूरी टीम के साथ और हमारे बहुत अच्छे जो है सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील सिब्बल जी, कपिल सिब्बल जी उपस्थित हुए, रोहतगी जी हुए, मनु सिंघवी जी हुए, हाँ जी। और अटॉर्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये फैसला आया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। और इस फैसले से जो एक भ्रामक प्रचार जिस प्रकार से भाजपा कर रही थी, वो प्रचार अभी भी वो करते हैं, मुझे मालूम है। वो छोटी सी बात को हिमाचल में राजनीतिक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। उनके जितने भी याचिकाकर्ता हैं, वो कल्पना है, अभी हम देख रहे थे कि वो किसी टीवी में कह रही थी कि वो भाजपा की नेत्री हैं। हाँ जी, टीवी में अभी आ हाँ रहा जी, था, हाँ जी, जो याचिकाकर्ता हाँ जी। है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कोर्ट को भी गुमराह किया। और सतपाल सत्ती जी तो स्वयं 2012 में मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। उनके साथ वीरेंद्र कंवर जी, सुखराम चौधरी जी जो वर्तमान में विधायक है। हाँ। अरे अगर हमारे पे कोई कार्रवाई होती तो वो निसंदेह उन तीनों पे भी कार्रवाई होती, उन पे भी लागू होता। उससे पहले भी ये 2006 से पहले भी मुख्य संसदीय सचिव बनते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इसको 1971 का जो कानून है, उसमें इसको एक छूट मिली हुई है। क्योंकि आज़ादी के बाद जब प्रथम प्रधानमंत्री थे या भाजपा की सरकारें रही है, उसमें सारी बातें ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, ये सरकार को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि असम में तो उन्होंने मेंशन ही मिनिस्टर किया हुआ था, पूरी की पूरी सुविधाएं मिनिस्टर की दे रखी। तो ऐसे में जो हमने अपना जो एक कानूनी हमारा अधिकार है, उसको हमने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा। और बहुत वरिष्ठ लोग हमारी तरफ से, जैसे जो हमारा पक्ष रखा। और हमें खुशी है कि जो एक कानून का हमें जो ये इंटरिम ऑर्डर आया है, जो अभी अंतरिम जो आदेश आए हैं, उसमें जो है हमारे पक्ष को राहत मिली है। और ये बात राहत की नहीं है, ये बात राहत तो बिल्कुल निस्संदेह, जब कानून में हमारा विश्वास है तो हमने जो उच्च न्यायालय का पहले फैसला था, माननीय उच्च न्यायालय का, हमने उसका भी आदर करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही है, वो बात आगे जो उन्होंने रखी, हमने उसको स्वागत करते हुए अपना एक जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो अपने आप को रक्षा के लिए हम आगे अगले स्टेप पे आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो भाजपा समय समय पे जो हमारे न्यायालय है, उनमें भी उनको भी जो है गुमराह करने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। और जो मुद्दों से हटकर वो बात करते हैं, जब तक कि पूरा फैसला ना आ जाए, उससे पहले ही वो बहुत सारी बातें कहने के बड़े उतावले रहते हैं। और हिमाचल में तो खास तौर पे जब से उनके साथ हमारे कुछ एक मित्र जुड़ चुके हैं, जो कि भविष्य राजनीतिक तौर में मैं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने इतने सत्ता सुख भोगे जो है वहाँ पे उन्होंने पिछले वक्त में क्या नहीं दिया उन्हें। लेकिन आज वो हमें दुख है कि भाजपा के अंदर एक जो भविष्य घुस गए हैं और वो कहीं भाजपा की नैया डुबोने। ठीक, आज बहुत अच्छा प्रेस में एक आर्टिकल लगा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भाजपा के अंदर घुस चुकी है, हिमाचल भाजपा के अंदर।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़े वरिष्ठ लोग दिल्ली में बैठे हैं, हम उनका आदर करते हैं। नड्डा जी हो या जो भी हिमाचल से हमारे संबंधित अनुराग जी हैं या शांता कुमार जी हैं, वो तो समय समय पर अपनी बेबाकी के लिए माने जाते हो, तो तारीफ भी हर बात की करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो ऐसे इन जो इस मानसिकता वाले लोगों से सचेत रहें और हिमाचल की जो छवि है उसे हिमाचल रहने दे। हिमाचल को किसी और प्रदेश की तरह साजिशों में ना डाला जाए। और समय समय पे देखा गया है कि पिछले वक्त में वो जितना जोर हिमाचल सरकार को गिराने में लगा रहे हैं, जितना जनादेश के खिलाफ वो बातें उठाने की कर रहे हैं, और जो एक जनादेश उनसे पच रहा नहीं है, जयराम जी है, छटपटा रहे हैं। और उनका छटपटाहट भी ठीक है, वो भी सच्चे हैं बेचारे। उनको जब से ये विभीषण वहाँ घुसे हैं तो उनको लग रहा है कि ये जो नारद रूपी जो एक ऐसे विचारधारा जो हमारे को छोड़कर अब उनके अंदर घुस गई है, तो यह स्वाभाविक है कि वो भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई कानूनी ना रहकर ये कुछ और दिशा में आगे बढ़ रही है। और निस्संदेह जो एक जयराम ठाकुर ने पुराने वक्त में विधानसभा में कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचाएगा, वो एक अहंकार था। आज भगवान ही हमारी सरकार को बचाएगा और भगवान रूपी जनता ही इस सरकार को आगे लेकर चलेगी और हम जनता के लिए समर्पित हैं। मैं संजय ठाकुर जी का वकील हूँ। सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए थे और मैटर सुना गया, 16 नंबर पे लगा था। सुना गया, जैसे ही लगा मैटर, उसमें आते ही बहस हुई कि जो उसका पैराग्राफ 50 है जजमेंट का, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है एमएलए की हाई कोर्ट की जजमेंट के द्वारा, उसके ऊपर स्टे लगाने की बात हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इस पे स्टे लगेगा, जो डिस्क्वालिफिकेशन का, जहाँ तक एमएलए का मामला है। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली कि इसमें अभी फिलहाल इसको इसमें डेट दी गई 20 जनवरी की, और कहा गया कि 20 जनवरी को बाकी जजमेंट में सुनवाई होगी। हमारा तो ये कहना है कि ये पूरी जजमेंट पे ही स्टे लगना चाहिए। और क्योंकि जो सीपीएस हमारे हैं, जो इन्होंने जजमेंट दी है हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि सीपीएस जो है वो वैध है। 164(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, जिसमें 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते आप। 91st अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये कहा गया था। तो अब हम ये कई स्टेट्स जैसे असम है, कई स्टेट्स क्या करने लग गए, वो मिनिस्टर्स बनाने की जगह उनको कोई और नाम देके मिनिस्टर की पद देने लग गए थे। सीपीएस बना के मिनिस्टर की ताकत दे देते थे और फैसिलिटीज दे देते थे। और इसलिए वो 91st अमेंडमेंट जो थी, ये 15% की जो कैप थी, इसको सर्कमवेंट करने लग गए। पर सीपीएस की पोस्ट जो थी वो बहुत पुरानी पोस्ट है, वो 1950 से चली आ रही है। नेहरू जी ने भी लगाए थे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, बाकी सारे स्टेट्स भी लगाते थे। तो उस टाइम जब सीपीएस लगते थे तो उनका मिनिस्टर्स नहीं होते थे, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक अलग लाइन काम करते थे, वो लिंक होते थे जनता और मिनिस्ट्रियल कैबिनेट के बीच में, काउंसिल के बीच में। पर अब क्या हुआ, जैसे ही ये 91st अमेंडमेंट आई, जिसमें ये 15% की कैप लगी, उसके बाद क्या हुआ कि कई स्टेट्स चालाकी करने लग गए, वो सीपीएस को मंत्री बना के सीपीएस बनाने लग गए और मंत्री की शक्ति देने लग गए। असम उसमें से एक था। असम के जब सीपीएस बने, असम एक्ट आया और उन्होंने सीपीएस को मंत्री की ताकत दी। वो असम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। उन्होंने इस बात पे क्वॉश किया कि इन्होंने मंत्री बनाया है और ये जो 15% का कैप है, ये ब्रीच हो रहा है। हमारा जो एक्ट है, वो सीपीएस जो है वो ही पुराने तरीके से बना रहा है, जहाँ पे उनको मंत्री की शक्ति नहीं दी गई है। तो जब मंत्री की शक्ति नहीं दी गई है, तो ये असम की जजमेंट लगती नहीं है। जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, वो असम के जजमेंट के ऊपर आई है। जब ये सिंपल सा एक बहुत बेसिक चीज है लॉ में, कि वही कानून प्रेसिडेंट बनता है, वही केस लगता है जिसके फैक्ट सिमिलर हो। हमारा केस के फैक्ट असम केस से सिमिलर नहीं है। हमारे यहाँ पे सीपीएस जो है वो एक जैसे कायदे से बने गए हैं, जिसमें उनको सीपीएस का रोल करना है, मंत्रियों का रोल नहीं करना है। तो इसलिए इस असम की जजमेंट हमारे को नहीं लगती है। तो इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी, तो हम तो चाहते हैं कि पूरी जजमेंट ही स्टे हो और ओवरटर्न हो। अभी आधी जजमेंट तो स्टे कर दी है। डिस्क्वालिफिकेशन तो आज तक किसी भी सीपीएस की हुई नहीं है। यहाँ तक कि आपको ये बता दें कि असम में जहाँ पे मंत्री बनाए गए थे, वहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी एमएलए की। तो ये एक शोर मचाना, गलत तरीके से जनता को गुमराह करना वाली बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी एमएलए की। एमएलए लोगों के प्रतिनिधि है, वोटिंग करके आए हैं, वोट हुए थे उसके लिए, तो जनता की ताकत से आए थे वो।
इतना आसान नहीं होता कि जनता की ताकत से जो वोट लेके आया है प्रतिनिधि, उसको आप बिना बात के डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होती है जो एमएलए बनने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, जो कोई और काम करते हैं जिससे वो जिससे उनका मिनिस्टर वाला काम जो है उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तब वो डिस्क्वालीफाई होते हैं 191 में। डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है? जब कोई मंत्री ऐसा कोई काम करने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाए, कोई और काम करने लग जाए, एमएलए कोई और काम करने लग जाए जिससे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए उसके एमएलए पद को लेके, और अपने ये दूसरा जो काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है या टेंडर ले रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट में आ जाता है। कोई ऐसी जॉब ले ले जिसमें उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सीपीएस की पोस्ट थी जो 1971 के एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। और किसको प्रोटेक्शन मिली है? स्पीकर को प्रोटेक्शन मिली गई है कि ये जो पोस्टें हैं, अगर आप इस पोस्ट पे एमएलए बनता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पूरा सरकार के फेवर में है, और ये एक्ट भी जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें कोई तर्क नहीं दिए गए हैं। उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि किसी ने झंडा लगा दिया तो वो मंत्री बन गया, किसी ने किसी के पैसे ज्यादा है तो वो मंत्री बन गया। झंडा लगाने से और पैसे लेने से मंत्री नहीं बनते हैं। मंत्री बनते हैं अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो, कैबिनेट का पार्ट हो, वो होते हैं मंत्री। तो अगर वो नहीं है जब तक, तो ये 15% की ब्रीच नहीं हुई जाती। मैं ये इतना स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज तक नहीं बोला हूँ इसमें, पर मैं न्यूज़ पढ़ के मैं भी परेशान हो गया हूँ कि लोग, अगर कोई स्टेटस और रैंक, अगर आप देखें कोई झंडा लगा के कोई मंत्री बन जाए, कोई पैसे जितने मिलते हैं मंत्री जितने, अगर पैसे मिलते हैं, एडवोकेट जनरल है उनको भी पैसे मिलते हैं, मंत्रियों से शायद ज्यादा मिलते हो, कई पद ऐसे हैं जहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं। पर मंत्री का प्रावधान है 163 और 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। मंत्री होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गाइड करती है, गवर्नर के थ्रू कानून बनाती है, वो होते हैं मंत्री। तो अब जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं लिंक बिटवीन द जो पॉपुलेशन, द सिटीजंस एंड द मिनिस्ट्रियल स्टाफ। तो ये क्या करते हैं कि ये लिंक बनाते हैं जनता के बीच में, जनता की आवाज, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज, अपनी जनता की आवाज, और अपने एरिया, अपने डिपार्टमेंट की आवाज। जैसे फॉरेस्ट का है सीपीएस, तो फॉरेस्ट के सारे जो मुद्दे हैं वो मिनिस्टर्स के बीच में, ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस के लिए सीपीएस बनते हैं। इतनी सी बात है। इनको बस इतना देखना है कोर्ट को। मैं तो यही मानता हूँ चाहे जो भी जजमेंट आए, चाहे जिस भी कोर्ट की आए, हम तो कानून पढ़ के यही मानते हैं। मैं कानून पढ़ता हूँ, उस कानून का स्टूडेंट हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब तक आर्टिकल 164 1A तभी वायलेट होता है जब 15% की कैप मिनिस्टर्स की से ब्रीच की जाती है। ब्रीच तब होती है जब मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% से ज्यादा बनाए जाते हैं। कोई झंडा लगा ले तो उसकी अलग कार्रवाई है, कोई और प्रोसीजरल डिफेक्ट निकले किसी में, कोई और मिसकंडक्ट कर दे, कुछ और कर दे, झंडा कोई भी लगा सकता है, नाम कोई भी लिख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोई नाम नहीं लिख सकता अपनी गाड़ी के पीछे। तो किसी ने लिख दिया नाम तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मंत्री बन गया और उसको इस तरीके से आप करेंगे। उसका अलग प्रावधान है कि उसकी कार्रवाई कैसे होगी। तो ये कार्रवाई सिर्फ हम ये मानना चाहते हैं कि असम की जजमेंट हमारे को नहीं लगती है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और वो रोल है टू लाइजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, जो उनके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के बीच में और जनता के बीच में। और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट अपने अंदर की फंक्शनिंग के लिए अपने लिए कानून बना सकती है, ये मेरा मानना है। किसी का मौलिक अधिकार यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है। जनता का जब मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो हाईकोर्ट जाते हैं कि इसने कोई कानून बना दिया लेजिस्लेचर ने, तो जिससे जनता का मौलिक अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, कोई वायलेट होता है, रोड का या पानी का या कहीं का अधिकार वायलेट होता है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाके आप केस करिए और वो कानून को गिराइए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उससे किसी का मौलिक अधिकार जो है वो वायलेट नहीं हुआ है। ये अपनी अंदर की काम कार्यशाला को करने के लिए ये कानून बनाया था। तो नेक्स्ट हियरिंग 20 जनवरी को है। और दूसरी बात आप ये भी समझिए, इस केस में पटिशनर्स कौन है? पटिशनर्स जो है वो खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, सतपाल सत्ती जी, 2008 से लेकर 2013 तक। जो दूसरे हैं, करुणा देवी जी, आज अखबार में लिखा है कि वो बीजेपी की लीडर है। तो आप अगर आप 2026 226 आर्टिकल है जिसके लिए आप हाई कोर्ट में आते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन आप हाई कोर्ट की इन्वोक करते हैं,
उस जब ऐसी जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हैं, जब इतनी ताकत आप हाई कोर्ट को बोल रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तब आपको हाई कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप साफ हाथों से कोर्ट में आ रहे हैं, आपकी छवि साफ है, आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आप हाई कोर्ट को पॉलिटिकल मैटर्स के लिए नहीं यूज कर सकते। हम कानून जानते हैं, हम कानून कानून करते हैं, हम नहीं मानते कि हाई कोर्ट में पॉलिटिकल मैटर्स को होना चाहिए। और ये पॉलिटिकल, ये दोनों लोग जो थे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, और ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है ढंग से कि ये बीजेपी के है या किसी और पार्टी के है, कोई भी पार्टी के हो। पर आप जब वहाँ आते हैं, आप सिर्फ आ सकते हैं कि मौलिक अधिकार अगर आपके विषय होते हैं, ये हमारा मानना है। हाँ जी। हाँ जी, बड़ा फायदा तो है आपकी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, जिन जो लोगों ने वोट दिए हैं इन एमएलए को, उनके वोट की इज्जत रखी गई है इस मामले से। आप अगर मानिए, अगर ऐसे करके अगर एमएलए गिरा दिए जाए, ऐसे करके सरकारें गिरा दी जाए, तो सरकार का कम नुकसान है, लोगों की ताकत का ज्यादा नुकसान है। संविधान में हमारे पास एक ही हक है, वोट देना, और लोग अपने नेताओं को चेंज करना, वोट देना। अगर वोट की कीमत ही नहीं रहेगी और ऐसी ही सरकारें गिरा दी जाएंगी और कोई चीजें करके, तो इससे सबसे ज्यादा हमारे जैसे आम इंसानों को फर्क